गुरुकुलियंस, एक नए वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम भारत की खोज पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के दौरान हमने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, इन 3 अंशों का अध्ययन किया है। इसी पाठ की अगली कड़ी में आज हम एक नए अंश के बारे में जानेंगे, जो है वेद। इससे पहले वाले वीडियो क्लास में हमने ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी। वेद क्या हैं? वेद किस तरह से भारतीय संस्कृति परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वेद किस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। सबसे पहले तो भारतीय विद्वान यह मानते हैं कि वेद जो सबसे प्रथम प्रकाशित पुस्तक है हमारे पास, जो उपलब्ध हुई है हमें, वह क्या है? सिर्फ वेद है। वेदों के जो प्रारंभिक उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, उनमें विद्वानों का कहना है कि वेद जो हैं वह हमें ये बताते हैं कि किस तरह से मानव ने सबसे पहले अपने मस्तिष्क में उजागर विचारों को व्यक्त किया है। आज के इस जो अंश का प्रथम मुख्य बिंदु है वह है वेद। वेद हमें यह बताते हैं कि किस तरह से मानव ने सबसे पहले अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में आए विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने किस तरह से उनकी खुशी, उनके दुख और उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को हम तक पहुंचाया है। हम वेदों के अध्ययन से यह भी जानते हैं कि किस तरह का समय उस समय रहा होगा, या उस यथार्थ को हम भली भांति सिर्फ वेदों के माध्यम से ही जान सकते हैं। बच्चों, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। तो विद्वान यह बताते हैं कि विद धातु से उत्पन्न जो वेद नामक शब्द है उसका अर्थ जानना है, या इसका सीधा और सरल अर्थ हम यदि देखें तो अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना, अपने समय के ज्ञान को समेटकर एक जगह रख लेना और उसे आने वाले समय में उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जिनसे वह बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें या अपने प्राचीन समय के बारे में जान सकें। वेदों से हमें हमारे जीवन के उन मुख्य बिंदुओं के बारे में पता चलता है कि किस तरह से जो आर्य थे उन्होंने वेदों के द्वारा हमें यह बताया कि ये शरीर नश्वर होने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, या किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छे कर्मों से और आगे ले जा सकते हैं, ना कि किसी भी तरह के मूर्ति पूजा से या किसी भी तरह की हम कोई अन्य भावनाएं, अंधविश्वास में पड़ जाएं। इसकी बजाय हम अपने जीवन को सद्कर्मों से बहुत अधिक अच्छा बना सकते हैं। इसी में बेटा अगला प्रमुख बिंदु है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में यह बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। यह भी माना गया है कि इसने मानव के प्रथम विचारों को व्यक्त करने में, या वो उन्होंने उस समय किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया है, यह हमें बताया है। ऋग्वेद में काव्य प्रभा के किस तरह से काव्य पंक्तियों से सुसज्जित इस वेद में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनमें काव्य लयात्मकता इत्यादि बहुत स्पष्ट रूप से हैं। दूसरा, प्रकृति सौंदर्य,
उस समय जो लेखन कार्य था उसमें प्रकृति सौंदर्य को बहुत विशेष या महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रकृति के सौंदर्य में चाहे वह किसी भी नदी के बारे में बात करें, समुद्र के बारे में बात करें, चाहे वो किसी ऋतु के बारे में बात करें, प्रकृति के अनुसार जिस तरह लगातार परिवर्तन इस समय या उस समय होते रहे हैं, उसी का यथार्थ रूप में उन्होंने इसमें वर्णन किया है। और वेद अपने नाम को इस बात में भी स्पष्ट करते हैं कि अपने समय का यथार्थ संग्रह करना ही वेद है। तो ऋग्वेद में भी यह बताया गया है कि किस तरह से उस समय काव्य सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्य के बारे में जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा मानव के साहसिक कार्य, उस समय मानव जो भी साहसिक कार्य करता था, जो भी तकनीकी खोज करता था, किसी भी तरह से यदि वह अपने जीवन को और आगे ले जाने के नए नए मार्ग खोजता था, रास्ते खोजता था, उन सब का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसमें अगला प्रमुख बिंदु है पश्चिमी विद्वानों का मत। प्यारे बच्चों, जो पाश्चात्य सभ्यता है या संस्कृति है, पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृति यदि हम आरंभ से देखें तो वो भारतीय संस्कृति के कहीं ना कहीं, भारतीय संस्कृति का कहीं ना कहीं विरोध करती नज़र आई है। चाहे हम पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, अपने व्यापार या अपने व्यवहार में लाए गए प्रत्येक उच्चतम गुण को यदि हम विश्व भर में बताते हैं तो पश्चिमी सभ्यता कहीं ना कहीं इन सभी का किसी भी एक नज़रिए से या अलग अलग नज़रियों से इसका विरोध करती नज़र आती है। पाश्चात्य विद्वान, जो पश्चिमी विद्वान हैं, वह यह मानते हैं या उनका मत यह है कि भारतीय जनता जो है वह अपने जीवन को केवल एक ही मार्ग पर आगे ले जाती हैं, जिसका अंत मोक्ष प्राप्त करना या स्वर्ग को प्राप्त करना है। भारतीय जनता जो है वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इतनी ललायत है कि वह विश्व की सभी रूढ़ियों को या विश्व की सभी चीज़ों को निरर्थक मानते हैं। भारतीय जनता या भारतीय लोग अपनी परंपराओं और अपने चिंतन से या अपनी संस्कृति से केवल एक ही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका अंत कहाँ हो रहा है? मोक्ष को प्राप्त करके। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह अपने पूर्ण जीवन में केवल भक्ति रस में डूबे रहते हैं। वह परमात्मा को या भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह से उसे रिझाने का प्रयत्न करते हैं या उनके अलग अलग नामों से उन्हें याद करते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के पूजा पाठ करके उनसे अपने जीवन को अंत समय में मोक्ष प्राप्त या मोक्ष देने की वह प्रार्थना करते हैं। पश्चिमी विद्वान यह मानते हैं कि यह वैदिक संस्कृति जो है यह पूर्ण रूप से पारलौकिकवादी और यह परलौकिकवादी है और विश्व को निरर्थक मानने वाली वैदिक संस्कृति है। लेकिन भारतीय विद्वान इस बात को भली भांति तर्कपूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वह ना तो पारलौकिकवादी है और ना ही विश्व की अन्य वस्तुओं को निरर्थक समझने वाली है। इसका जो उचित तर्क है या जो इसका जवाब है, उन्होंने भारतीय सभ्यता के, अगला मुख्य बिंदु है भारतीय सभ्यता का विकास पथ। इस सभ्यता के विकास पथ से जो विद्वान हैं, जो भारतीय विद्वान हैं या भारतीय दार्शनिक हैं, वह यह मानते हैं कि भारतीय सभ्यता लगातार अपनी संस्कृति के साथ, अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ती रही है और आज भी वह इसी पथ पर अग्रसर है। भारतीय जो सभ्यता है, जब भी उसमें बहार आई है, अर्थात उसमें नया परिवर्तन आया है, तो
न केवल लोगों ने बल्कि प्रकृति ने भी इसे बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया है और इस परिवर्तन का आनंद लेते हुए उन्होंने अपनी सभ्यता में नए नए आयामों को जोड़ा है। उन्होंने यह बताया है कि जब यह विकास पथ आरंभ हुआ तो उसमें कला का विकास हुआ, उसमें संगीत का विकास हुआ, साहित्य, चित्रकला और रंगमंच इत्यादि चीज़ों के विकास से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जो वैदिक संस्कृति है वह पारलौकिकवादी नहीं है। वह हर तरह से अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक सकारात्मक कदम उठाती रही है। परिवर्तन को उसने बहुत अच्छे से अपनाया और इस परिवर्तन के कारण ही उन्होंने इन सभी चीज़ों में जो है विकास किया है। यदि हम संगीत की बात करें तो बहुत से प्राचीन जो लयात्मकता काव्य संग्रह हैं वह हमारे सामने हैं। कला की बात करें तो उस समय में हर तरह से घरों को बनाने की जो कला है, हर तरह से जो एक चित्रकारी की कला है, हर तरह से रंगमंच की कला है, हर तरह जो साहित्य लेखन है वह हमारे सामने स्पष्ट है। यदि भारतीय लोग यथार्थ या अपने उस समय को बिल्कुल भी निरर्थक मानते होते तो आज इन सभी कलाओं का हमारे सामने कोई भी अंश मौजूद ना होता। प्राचीन काल से ही चली आ रही इन सभी कलाओं को लगातार भारतीय सभ्यता ने अपनाया है। परंपराओं के अनुसार चाहे कोई द्रविड़ भारतीय है, चाहे कोई पश्चिमी भारतीय है, चाहे कोई पूर्वी भारतीय है या कोई उत्तरी भारतीय है, तो वह अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाजों के अनुसार इन कलाओं को पूर्ण रूप से जानता है और हर क्षेत्र में इन्हीं कलाओं से उसने भारत में और भारत का नाम विश्व में पूर्ण रूप से उजागर किया है। यदि पश्चिमी विद्वानों के इस तर्क को हम मान लें कि भारतीय सभ्यता जो है या भारतीय जनता जो है, भारतीय लोग जो अपने आप को बहुत प्राचीन रूढ़ियों से बंधे हुए मानते हैं, वह पारलौकिकवादी हैं और विश्व की सभी वस्तुओं को निरर्थक मानते हैं, तो इन सभी कलाओं का विकास ना होता और ना ही यह कलाएं आज भी हजारों वर्षों बाद भी हमारे सम्मुख जीवित बनी रहती। तो इस अंश में बेटा, इस पाठ के वेद अंश में हमने वेद के बारे में पढ़ा, किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या है और इसका जो स्पष्ट या साधारण अर्थ है वह क्या है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, काव्य सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, रहस्य इत्यादि के बारे में और लोगों के साहसिक कार्यों के बारे में बताया गया है। पश्चिमी विद्वानों के मत के बारे में हमने समझा और भारतीय सभ्यता के विकास पथ किस किस पथ पर वह अग्रसर हुई है भारतीय सभ्यता, इन सब के बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो क्लास में आपको जो भी बताया गया होगा वह आपको भलीभांति समझ आया होगा। एक नए वीडियो क्लास के साथ, इसी पाठ के एक नए अंश के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।